मुंबई का किंग कौन, फिल्मी डायलॉग है, लेकिन आज की राजनीति पर और आज जो घटनाक्रम हमने देखा है, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, आंकड़े और नतीजे दोनों आ रहे हैं, तो उसमें यह फिल्मी डायलॉग बड़ा मौजू हो जाता है। और यह डायलॉग सिर्फ मुंबई तक अब सीमित नहीं रह जाता है। मुंबई का किंग कौन, महाराष्ट्र का किंग कौन, ये तो बीजेपी। अब ट्रिपल इंजन सरकार की बात हो रही है, डबल इंजन की बात तो आपने बहुत सुनी होगी। केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार, महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार, और 29 नगर निकाय जो चुनाव हुए, नगर निगमों के जो चुनाव हुए, महाराष्ट्र में 23 में बढ़त बनाए हुए है बीजेपी। और मुंबई में 25 साल बाद ठाकरे परिवार का जो वर्चस्व था उसे दरकिनार करते हुए, पटखनी देते हुए, बाकायदा बीजेपी सत्ता पर काबिज होती दिखाई दे रही है। अब दावे किए जा रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं अरे 100 जगह तो अभी चुनावी, अभी तो वोटिंग की गिनती का काम शुरू भी नहीं हुआ, वो अलग ही दुनिया में है। थोड़ा बहुत मामूली फेरबदल हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन द राइटिंग इज ऑन द वॉल। पर इसके राष्ट्रीय फलक पर आने वाली राजनीति के लिए मायने क्या हैं, वो बहुत जरूरी है। मैं इन आंकड़ों के अंदर नहीं जाने वाला हूं, मोटी तस्वीर आपको बता दी। बीजेपी बम बम है, जबरदस्त जीत हासिल की है, अब ट्रिपल इंजन सरकार बना रही है। पर इसमें इस जीत का सेहरा तो मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सर बंधेगा। भाई प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह थोड़ा गए थे वहां पर कैनवसिंग करने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए, वैसे भी नगर निकाय के चुनाव हैं। पर जो ये जीत हासिल की है, नरेंद्र के बाद कौन, नरेंद्र के बाद देवेंद्र, क्या एक नया विमर्श भी आने वाले दिनों में शुरू होने वाला है? क्योंकि हम लगातार अभी तक उत्तर प्रदेश की बातें कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ हैं नेचुरल सक्सेसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और अमित शाह और योगी के बीच यही लड़ाई चल रही है। लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जीत के सहारे, प्रदर्शन के बिना पर देवेंद्र फडणवीस क्या सक्सेसर के तौर पर अपनी जगह को सीमेंट करते हुए, मजबूत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं क्या? और योगी आदित्यनाथ का जो वो मंत्र था, वो चुनावी नारा, बटोगे तो कटोगे, दरअसल वो बीजेपी के वोट बैंक के लिए नहीं, विपक्ष के लिए लागू हो जाता है क्या कि कटोगे, बटोगे, भटकोगे तो हारोगे। मुंबई में कांग्रेस साथ नहीं थी महाविकास अघाड़ी के, शरद पवार अपने भतीजे के साथ हाथ मिलाते दिखे। मतलब विपक्ष का जो खेमा था वो पूरी तरह से खंड खंड होता दिखाई दिया, और नतीजे आ गए तो वही रटाया रटाया जवाब कि जी ये तो वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, साडा की करिए की करिए। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, ये महाराष्ट्र के, खास मुंबई के नतीजे देश की राजनीति के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? भेजिए हमें अपने सवाल। तो महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नतीजे आपके सामने हम लगातार दिखा रहे हैं, आज पूरे दिन यही कवरेज हुई है, यही सबसे बड़ी खबर है, निकाय चुनाव। लेकिन इनके राजनीतिक मायने और असरात बहुत दूरगामी होने वाले हैं, मार्क माय वर्ड्स। और यहां पर बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है, धमाकेदार जीत। अब महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन सरकार है, केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार, महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार, और अब नगर निकाय में भी, मुंबई में भी 25 साल बाद
ठाकरे परिवार को हटा दिया गया है। उनका जो कब्जा था बीएमसी पर, और इस कब्जे के आप मायने समझिए। बीएमसी का एक आंकड़ा आपको दे दूं, आज ज्यादा आंकड़े नहीं देने वाला हूं, विशुद्ध राजनीतिक चर्चा है। बीएमसी का बजट 74,427 करोड़ का है। 74,427 करोड़। और हिमाचल प्रदेश 54,000 करोड़ के करीब का बजट है। अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, गोवा, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, इन प्रदेशों का बजट बीएमसी से कम है। तो आप इसकी अहमियत समझिए। यह थोड़ी सी साइड स्टोरी आपको बता रहा था। पर यह ट्रिपल इंजन सरकार जो बन गई, अब इसके राजनीतिक मायने क्या? भाई, इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह तो नहीं गए, तो इस जीत का सेहरा तो बंधेगा, और वो आगे बढ़कर खुद ही बांधने को भी तैयार दिख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, सूबे के मुख्यमंत्री। तो इसमें सबसे पहला दूरगामी असर क्या दिखने वाला है? एक चर्चा आम है कि भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का चेहरा कौन होगा केंद्र में सरकार की अगुवाई करने के लिए, अगर वैसी नौबत बनती है तो अब तक नाम लिया जा रहा था योगी आदित्यनाथ का, पर अभी वो सेमीफाइनल होना तो बाकी है। वो अगले साल है विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र में चुनाव तो 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद है। यहां तो सरकार बनी हुई है, और यह जीत क्या देवेंद्र फडणवीस को, उनके रुतबे को, उनके कद को और मजबूती देता है। अब एक और एंट्रेंट भी आ गया, और ये नागपुर से है, जहां पर हेडक्वार्टर्स हैं आरएसएस के। ब्राह्मण हैं, पसंदीदा हैं आरएसएस के, कट्टरपंथी भी नहीं है, आक्रामक नहीं है जितने योगी आदित्यनाथ हैं। तो कई जगह बॉक्सेस टिक हो रहे हैं क्या? और क्या बीजेपी ने दरअसल इस मजबूती में एक कमजोरी की आहट भी आती है तो वो गठबंधन के लिए? क्या दरअसल अजित पवार अब गैर जरूरी भी साबित हो गए हैं एनडीए के लिए? एनडीए में आए थे भाई, 70,000 करोड़ का पहले आरोप लगा था कि भ्रष्टाचार किया है। एनसीपी तो नेचुरली करप्ट पार्टी है। अब पुणे में और पिंपरी चिंचवाड़ में ये महायुति से अलग होकर अपने चाचा के साथ मिल गए, अलग चुनाव लड़ा, पर बीजेपी ने वहां फिर पटकनी दे दी। मुंबई में भी ये अलग लड़े, कुछ कमाल नहीं कर पाए, इक्का दुक्का सीट आती दिख रही है। तो अस्तित्व का खतरा भी मंडराने लगा है। क्या चाचा के साथ भी जाते दिखे, अब चाचा को छोड़ देंगे, उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्या होगा? और एकनाथ शिंदे दरअसल मजबूत हुए हैं या और कमजोर हो गए? सबसे बड़ी लड़ाई तो मुंबई में थी। अब मुंबई में झटका लगा है ठाकरे परिवार को। दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल बाद 2006 में एमएनएस बनाई थी। राज ठाकरे ने साथ आए, मराठी अस्मिता की दुहाई भी दी, पर बाजी बीजेपी मार गई। तो यह झटका है, इसमें कोई डाउट नहीं है ठाकरे परिवार के लिए। पर एक कॉन्सोलेशन है, एक बात को लेकर थोड़ा सा दिल को तसल्ली दे सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी जो अब असल शिवसेना हो गई है, मुंबई में उसे मात दे दी, उनसे ज्यादा सीटें जीत ली। पर दरअसल ज्यादा सीटों पर लड़ी भी शिवसेना, वो 163 सीटों पर लड़ी, अब 57 पर बढ़त है, कई जगह 65 पर भी बढ़त बताई जा रही है, और 90 पर ही लड़े एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी 28 जीत पाए।
तो एक कॉन्सोलेशन इस बात की है क्या कि वर्चस्व तो खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं है कि दबदबा बिल्कुल ही मट्टी पलीद हो गया, बिल्कुल ही खत्म होता दिखाई दे रहा है। पर उससे भी बड़ा सबक, ये तो एनडीए में घटकों की स्थिति थोड़ी असहज होगी क्या, पर विपक्ष के लिए क्या संदेश है, क्या संकेत है ये चुनाव। और कांग्रेस विपक्षी एकता की धुरी होने के साथ साथ सबसे बड़ा रोड़ा भी बनी हुई है क्या। अब यह सवाल फिर से पूछा जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 288 की विधानसभा है, महाराष्ट्र में 100 से ऊपर सीट हमें चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, यह कहते हुए अड़ गई कांग्रेस पार्टी। और फिर क्या हुआ, कुल मिलाकर पूरी महायुति 50 सीटें जीत पाई। कांग्रेस की कितनी सीटें आई, 15-17 के करीब सीटें थी, वो आंकड़ा मेरे पास था, अभी कहीं इधर उधर हो गया है। 100 से ऊपर लड़ी, आधा छोड़िए, 1/3 छोड़िए, 1/4 छोड़िए, 1/5 छोड़िए, सीटें जीत ही नहीं पाई। और इस बार भी मुंबई में वंचित अघाड़ी के साथ हाथ मिला लिया, ठाकरे बंधुओं से हाथ छुड़ा लिया, तो दिक्कत पैदा कर दी उद्धव ठाकरे के लिए भी, जो सेक्युलर राह पर चलने के लिए तैयार थे। आपने उनको अधर में छोड़ दिया और खुद चले तो 15 सीटें नहीं जीत पा रहे। और घूम फिर कर बात किस बात पर आ जाती है, उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन गैस लाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी, वोट चोरी इज एन एंटी नेशनल एक्ट। गैस लाइटिंग का मतलब होता है कि मानसिक दबाव बनाना किसी पर, एक तरह से सोचने के लिए कि लोगों के दिमागों का कूड़ा कर दिया है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और विश्वास भरोसा खो दिया है लोगों ने। और कल ये बड़ी खबर थी कि भाई वो स्याही वो तो मिट जा रही है हाथ से, बस स्याही मिटाने के चलते ही 29 में से 23 नगर निकाय बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाती है और आप 15 सीटें ही जीत पाते हैं और कंफ्यूजन फैलाते हैं। महाविकास अघाड़ी वो खंड खंड होती दिखाई देती है। बिहार में भी यही काम हुआ आखिरी मिनट तक कि भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर रखा जाए या ना रखा जाए, वोट चोरी बड़ा मुद्दा होगा या बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा। और बस वोट चोरी पर पदयात्रा की 15 दिन और उसके बाद 58 दिन बाद दोबारा से दिखाई देते हैं राहुल गांधी बिहार में। यही खेल महाराष्ट्र में भी हो गया है क्या। और आलम यह है कि अब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो 6 बजे के बाद से किसी भी राष्ट्रीय चैनल पर आते हुए नहीं दिखाई देंगे। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की बात कर रहा हूं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस हार को, इस प्रदर्शन को डिफेंड करें तो करें कैसे। तो आदमियों का, आम आदमी का भरोसा चुनावों में से हट रहा है, पर कांग्रेस का अपना भरोसा कहां जा रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और एक चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, बीजेपी का, पर भारतीय राजनीति, खास महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य शरद पवार को कहा जाता है। अब शरद पवार कहां इस पूरे के पूरे समीकरण में अपने आप को पाते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं, आज इन्हीं का जवाब हम तलाशने जा रहे हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, मुंबई का विपक्ष को संदेश, बटोगे तो हारोगे रेस, और महाराष्ट्र फिर हारे तो वोट चोरी के सहारे, जी वोट चोरी हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।